Hello everyone, welcome to chapter 1 Indian Financial System and Overview। इस चैप्टर में हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, अदर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, इक्विटी एंड डेट मार्केट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो है फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है इसकी स्टडी की जाती है। नाउ दिस फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी पार्ट ऑफ एट द माइक्रो लेवल आल्सो एंड एट द मैक्रो लेवल आल्सो, बट इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल सिस्टम मैक्रो लेवल पे ही डिस्कस कर रहे हैं जो कि है नेशनल लेवल पे एक कंट्री का। अब फाइनेंशियल सिस्टम में देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड। नंबर 1 इज द जनरेशन ऑफ द फंड्स, नंबर 2 इज द मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। जनरेशन ऑफ फंड्स का मतलब है कि पैसा आएगा कहां से, मोबिलाइजेशन की पैसा रोटेट कैसे होगा और कहां जाएगा एट द लास्ट। बस यही सार है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का। दैट मीन्स टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, अंडर द फाइनेंशियल सिस्टम द इनकम ऑफ वन सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेक्टर की इनकम कैसे मोबिलाइज यूज की जाती है अनदर सेक्टर में इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सेक्टर्स, जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में we have a number of sectors in our country. For example, we have the agricultural sector, we have the service sector, we have manufacturing sector, we have tertiary sector and so many other sectors. अब हर एक सेक्टर पैसा नहीं कमाता, हर एक सेक्टर में इनकम नहीं जनरेट होती। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सरप्लस में रहते हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डेफिसिट में रहते हैं। Now, for ensuring the balance between the surplus sectors and the deficit sectors, that is the major aspect of the financial system. So basically, it deals with the surplus sectors mobilize their fund to the needy sectors for the purpose of investment. एक की इनकम जब यूज हो जाएगी दूसरे सेक्टर में तो वो दूसरे सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। So basically, financial system will deal with the transformation of savings into investments. जितना भी एक सेक्टर ने सरप्लस मनी कमाया वो उसका एक्सेस मनी है, उसकी सेविंग है। जैसे ही उसने उस सेविंग को दूसरे सेक्टर में डाल दिया, दैट बिकम्स द इन्वेस्टमेंट फॉर दैट सेक्टर। सो द सरप्लस सेक्टर सेविंग्स आर मोबिलाइज्ड एज द इन्वेस्टमेंट्स इनटू द नीडी सेक्टर्स। फंड मोबिलाइजेशन इज डन बाय वेरियस इंटरमीडियरीज। अब ये जो जितना भी काम मोबिलाइजेशन का होता है ये कैसे होता है, ऑटोमेटिकली तो हो नहीं सकता। एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे पता कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना है और वाइस वर्सा। सो दैट ऑल कम्स थ्रू सम ऑफ द इंटरमीडियरीज। अब ये इंटरमीडियरीज का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, which are banks, financial institutions, mutual funds and many others, which we will be covering one by one in the further set of slides. The system by which the savings are transformed into investment is called the financial system. So with this diagram, you can really understand what I am talking about. This is the lender. So this is the surplus sector. जहां से मैंने अपना पैसा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैंक्स हो सकते हैं, देन दे विल गिव दिस मनी टू द बोरोवर्स जो कि डेफिशिएट सेक्टर हो सकते हैं या फिर नीडी सेक्टर्स। और ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इस पैसे के लेन देन में फायदा नुकसान क्या है। जो लेंडर है, सरप्लस सेक्टर्स हैं, जब वो पैसा देते हैं तो उनको उस बदले में इंटरेस्ट मिलता है जो कि उनकी इनकम बन जाती है, और जो बोरोवर्स इंटरेस्ट पे करते हैं वो उनका एक्सपेंडिचर बन जाता है। अब कमिंग विद द डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, so what will happen, so will be a category of the lenders who will be lending their funds to the financial intermediaries. Now these financial intermediaries will be giving these funds to the borrowers. अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बैंक है। अब इफ आई एम अर्निंग ₹5 lakhs एज इनकम फॉर द मंथ, हर महीने मेरी 1 लाख की सेविंग होती है जो मैं बैंक में सेविंग अकाउंट जो मैंने खुलवाया है उसमें मैं डिपॉजिट कर देती हूँ। अब सिमिलरली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेविंग अकाउंट में सेविंग करते होंगे अपने अपने। सो ऐसे सेविंग मिला मिला के पूरे बैंक के पास ₹100 करोड़ का अमाउंट हो गया।
अब डू यू थिंक ये 100 करोड़ का जो अमाउंट है ये बैंक अपने पास ही रखता है फिजिकली? नो, ऐसा नहीं होता. Rather, this 100 crore is mobilized in the form of investments in the sectors जहां से borrowing की डिमांड आती है बैंक्स को. जितने भी पैसे बैंक लोन में देता है ये कहाँ से आते हैं? सारे के सारे वो आरबीआई से थोड़ी मांगता है या खुद उसने मशीन थोड़ी लगा रखी है. वो जितनी भी सेविंग्स होती हैं हम जैसे लोगों की, ये लोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिस प्रोसेस को रादर हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी. अब जैसे ही ये लोन्स बोरोवर के पास जाते हैं तो वो बैंक को इंटरेस्ट पे करता है और सेविंग्स पे बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है. अब इन दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है, दिस इज एक्चुअली द इनकम ऑफ द बैंक. यूजुअली अगर आपने नोटिस किया होगा तो सेविंग्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, लेट्स से अगर वो 10% है तो जो लोन पे है वो 15% होगा. बिकॉज 15% पे बोरोवर बैंक को पे करेगा, 10% पे बैंक आगे उसके जो इसने सेविंग कराई है डिपॉजिटर को पे करेगा, एंड डिफरेंस बिटवीन 10 to 15 जो 5% है ये उस बैंक का प्रॉफिट होता है. सो दिस इज द वे हाउ द फंड्स आर मोबिलाइज्ड इन द इकोनॉमी. अब ये मैंने आपको सिर्फ एक इंटरमीडियरी की एग्जांपल दी है बैंक की. ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस होती है जहां हम इंश्योरेंस कराते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, वो फंड भी मोबिलाइज होता है. ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस होती है जहां मैं ट्रेडिंग करती हूँ, पैसा लगाती हूँ, इन्वेस्टमेंट करती हूँ, वो पैसा भी आगे यूज किया जाता है. सिमिलरली फॉर प्राइमरी मार्केट जहां पे मैं अपने आईपीओज या एफपीओज या कुछ भी और स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करती हूँ. अब आते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कि ये इसमें समझाया गया है, द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस सॉर्ट्स ऑफ ब्रांचेस. अब इसके पार्ट्स हैं अलग अलग. अब इसके पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या आते हैं? सबसे पहला पार्ट आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें कि बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, ये सारी कैटेगरीज फॉल करती हैं. तो अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से चलूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंकिंग कैटेगरी में आते हैं प्राइवेट बैंक, पब्लिक, फॉरेन, आरआरबीज, कोऑपरेटिव, स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक्स. देन सेकंड आती है मेरे पास नॉन बैंकिंग कैटेगरी जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब आ जाते हैं. देन कम्स द म्यूचुअल फंड्स. और उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंश्योरेंस सेक्टर भी आता है. सेकेंड कैटेगरी अंडर द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. थर्ड इज फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट के आगे दो पार्ट्स होते हैं, इक्विटी एंड डेट. एंड देन वी हैव अंडर द इक्विटी एंड कैपिटल मार्केट सेगमेंट वी हैव द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. एक हमारी डेरिवेटिव मार्केट भी होती है जिसमें हम फ्यूचर और ऑप्शंस के साथ डील करते हैं. बट अंडर प्राइमरी मार्केट देयर कैन बी पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट. और सेकेंडरी में आ जाते हैं हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज. फोर्थ कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितने भी इंस्टीट्यूट्स हमें सर्विसेज देते हैं, फॉर एग्जांपल डिपॉजिटरी सर्विस, क्रेडिट रेटिंग की, फैक्टरिंग, हायर परचेज, मर्चेंट बैंकिंग. Then last but not the least is the regulatory system under the financial system, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, ये सारे इंस्टीट्यूट फॉल करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी. द सेंट्रल बैंक of any country is an institution that manages the currency and the monetary policy of a state or formal monetary union and oversees their commercial banking system. जैसे हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द मेन रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जो एक सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो उन्हें परफॉर्म करने होते हैं. सबसे पहले दे हैव टू एक्ट एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी. इसका मतलब ये है कि सारी करेंसी की जनरेशन से लेके उसकी मोबिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक की एंड इवन उसकी डिसकंटिन्यूएशन तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास होती है. इन आवर केस इट इज आरबीआई. Second is the regulator and supervisor of the financial system and the payment system. Financial system जैसे अभी हमने स्टडी किया है, उसकी ओवरऑल जो रेगुलेशन और सुपरविजन है दैट इज ओनली विद द आरबीआई. आरबीआई हैज टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन इन दिस रिगार्ड.
Similarly, for the payment system to be established in the country, the Reserve Bank of India has to take call as far as India is concerned. Manager of foreign exchange. We have FEMA Act in place, which actually lays down the rules and regulations for regulating the foreign exchange in India. But overall management is with the Reserve Bank of India only. Issuer of currency. नई तरीके की कौन सी करेंसी किस फॉर्म में इश्यू करनी है, रिलीज करनी है, those all type of decisions are also taken by the Reserve Bank of India. For example, recently ₹20 का जैसे कॉइन इशू हुआ है, या फिर 500 या 1000 2000 के नोट्स, करेंसी नोट्स कितने कंटिन्यू करने हैं, कितने डिसकंटिन्यू करने हैं, those type of decisions are taken by the central bank of the country. Banker to the government and the bankers to the banks. Whenever the banks or the government are in the need of the funds, then Reserve Bank of India will only be able to help them and support them for the funds. Types of banks in India. There are numerous types of banks which are prevalent in India. To start with, we have the first category as the commercial banks. Commercial banks are basically those banking institutions that accept the deposits and grant short-term loans and advances to their customers. Basically, banking business होता ही यही है, accepting the deposits and granting the loans. But being the commercial banks, they have certain specific category of granting the short-term loans and advances. In fact, commercial banks also give medium-term and long-term loans to business enterprises. Commercial banks make money by providing and earning interest from loans such as mortgages, auto loans, business loans, and personal loans. For example, commercial banks are of the following types: State Bank of India, Housing Development Finance Corporation, HDFC, Industrial Credit and Investment Corporation of India, ICICI Bank. So commercial banks can be the PSUs also, can be the private sector banks also. Small finance banks. This is another category of the banks. ये जो banks होते हैं, ये financial institutions के साथ साथ they intend to fund the financial needs of the underprivileged sections. So they have a specific economy sector to serve for, which is underprivileged sections. तो बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज तो वही रहेंगी, लेंडिंग एंड डिपॉजिट्स, बट जो इनके कस्टमर्स होते हैं वो अंडरप्रिविलेज सेक्शंस के होते हैं. These include small business units set in rural areas, small and marginalized farmers, unorganized entities, and micro and small industries. तो ये बेसिकली इनके कस्टमर्स रहते हैं. The small finance banks were set to reach out to the unbanked population in the remote and unprivileged areas. Because urban areas में तो लोग are ready to do the banking activities, they are keen to open their bank accounts, etc. But rural area में ये problems थी, इसलिए basically जो small finance banks हैं, those were established. The banks can also be involved in the distribution of mutual fund units, insurance products, pension products, etc. with the prior approval of the RBI. Because RBI is the main regulator of all types of banks in the country. So अगर किसी बैंक को कोई business enhance करना है या business discontinue करना है, तो they have to take the permission from the Reserve Bank. Examples of small finance banks are Ujjwal Small Finance Bank, Jan Lakshmi Small Finance Bank. Then the third category under the types of bank is the payment banks. Payment banks in India is a new model of banks conceptualized by the Reserve Bank of India. These banks can accept a restricted deposit such as demand deposit, issuance of ATM, debit cards, payment and remittance services, distribution of mutual fund units, insurance products, pension products, etc. This can also include cross-border remittance transactions, जहाँ पे हम over the countries जो exchange होती हैं वो. Then in the nature of personal payments and remittances. These banks cannot issue loans and credit cards. So this is important to remember कि जो पेमेंट बैंक है उसमें लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स इश्यू करने की फैसिलिटी उनके पास नहीं होती, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता. Then both current account and saving accounts can be operated by such banks. Examples: Airtel Payment Bank, India Post Payment Bank. So these are some of the examples. Fourth category is the regional rural bank. Regional rural banks are actually the government banks which are operating at a regional level, serving the rural area. Primarily, they are concerned with the rural area of India. Basic banking facilities or financial services तो वही रहेंगी, providing the credit, banking facilities especially to the small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans and entrepreneurs.
Some of the prominent examples of regional rural banks include Bihar Grameen Bank, Madhya Bihar Grameen Bank, Chhattisgarh Rajya Grameen Bank, and Baroda Gujarat Grameen Bank. Fifth category is the local area banks. The local area banks are the small private banks conceived as low-cost structures which provide efficient and competitive financial services to small financial groups. These banks can do all normal banking business, but their major function is to finance the agricultural and allied activities. So एक बाकी के बैंकिंग के काम भी कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन है इन बैंक्स का, लोकल एरिया बैंक्स का, दैट इज फॉर financing the agricultural and allied activities. और ये वाली जो है allied activities, इसमें आ जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंसिंग करनी, एग्रो इंडस्ट्रीज को, ट्रेडिंग एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज. So these are also covered in their tasks. These banks can be set up by any individual, corporate house, trust or society. But there is one condition: the minimum paid up capital should be of rupees 5 crores. Examples of local area banks are Capital Local Area Bank Limited and Krishna Bhima Smruti Bank Limited. Next category of banks includes the non-banking financial companies. As the name itself suggests and clarifies that this type of financial companies does not include the banking business as their part. So basically, non-banking financial companies, or commonly called as NBFCs, are the financial institutions that provide certain types of banking services but do not hold a banking license. A banking license का मतलब होता है accepting the deposits and lending the money. तो basically वो ये काम नहीं कर सकते, इसके अलावा they can do anything. So generally these institutions are not allowed to take deposits from the public, which keeps them outside the scope of traditional oversight required under banking regulation. NBFCs can offer banking services such as loans and credit facilities, retirement planning, money, underwriting, and merger activities. Examples of non-banking finance companies include Bajaj Finance, Shriram Transport Finance Company Limited, and Indian Railway Finance Corporation Limited. Category is the cooperative banks. The cooperative banking system came into being with the aim to promote saving and investment habits among people, especially in the rural parts of the country. Again, this bank is also dealing primarily with the rural parts of the country. अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बेसिकली ये ऐसी फाइनेंशियल एंटिटीज हैं जो कोऑपरेटिव बेसिस पे ही एस्टैब्लिश होती हैं, एंड बेसिकली जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो इनके मेंबर्स और कस्टमर्स जो होते हैं वो ही इनके ओनर्स भी कहलाए जाते हैं. The cooperative credit system in India actually consists of short-term and long-term credit institutions, which includes some of the examples: Kalupur Commercial Cooperative Bank, Bharat Cooperative Bank, and Cosmos Cooperative Bank. The financial concepts. Now let's move to this topic. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे financial institutions. A financial institution basically a company है which is engaged in the business of dealing with monetary transactions such as deposits, loans, investments and currency exchange. Financial institutions बैंक से different होते हैं, cooperative society से different होते हैं, और इनके कुछ business operations जो within the financial service sector रहते हैं उसमें banks, trust companies, brokerage firms और investment dealers ये सब भी आते हैं. That's why ये बैंक से अलग होते हैं. Second concept is primary dealers. Primary dealers, commonly called as PDs, they deal in government securities and they are participating in both the primary and secondary markets. Primary markets वो markets होती हैं जहाँ पे जो हमारी shares या securities हैं वो first time introduce किए जाते हैं, और secondary markets का मतलब होता है stock exchanges. The basic responsibility of primary dealers is to provide the markets for government securities and to strengthen the government security market. तो ये डील तो प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी डीलर्स की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट करने की रहती है. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. The payment and settlement system plays a core intermediating function and operates as the plumbing system for financial markets. अब ये फाइनेंशियल मार्केट्स को क्या हेल्प करता है? फॉर इंश्योरिंग द स्विफ्ट, सेफ एंड सीमलेस फ्लो ऑफ फंड्स. अब ये सारी फंड ट्रांसफर जो वन पेमेंट पार्टिसिपेंट से अनदर पेमेंट पार्टिसिपेंट्स को होना है उसको कैसे अच्छे से इंश्योर करना है, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस सिस्टम. In India, the payment and settlement systems are regulated by the Payment and Settlement System Act 2007, जो कि legislated था December 2007 का.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक्स। जो सेंट्रल बैंक होता है विच इज आरबीआई इन अवर केस, it provides a liquidity support on a temporary basis through the facility of repurchase of security, जिसे हम रेपो भी कहते हैं, to banks to meet their short term liquidity requirements. Cash reserve ratio. Cash reserve ratio is actually a mandatory deposit to be held by banks with the requisite monetary authority, that is RBI, which is a percentage of their demand and time liabilities. Basically ये एक ऐसी minimum reserve ratio है जो कि बैंक्स को हर टाइम इतना पैसा अपने पास कम से कम मेंटेन करके रखना ही होता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस जो उन्हें टाइम से मिलती रहती हैं। और ये किस चीज की परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होता है, जितने भी बैंक के पास डिमांड लाइबिलिटीज हैं और टाइम लाइबिलिटीज हैं उन दोनों को ऐड करके लेट्स से वो 500 करोड़ बन जाता है। इसका लेट्स से अगर 5% सीआरआर है तो 500 का 5%, 500 करोड़ का 5% किसी भी टाइम उस बैंक के पास सीआरआर की फॉर्म में होना चाहिए। The central bank by increasing or decreasing pump or soak the liquidity in the banking system. इसे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जहां पे हम आपको कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन भी बताएंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज अगेन ये एक ऐसी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज है जो कि हर एक बैंक को मिनिमम इतने लिक्विड फंड्स अपने पास रखने ही रखते हैं। लिक्विड फंड्स का मतलब है कुछ सिक्योरिटीज, मोस्टली गवर्नमेंट या फिर जो कैश जनरेटिंग सिक्योरिटीज होते हैं। ये भी परसेंटेज कैलकुलेट होता है डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज पे, और इसके भी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट जो कॉन्ट्रैक्ट ये भी यूज किया जाता है जब बैंक्स को आरबीआई को मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन को अंडरस्टैंड करना होता है कि कब बढ़ाना है, when they have to reduce the money supply in the market. Next is equity and debt market. दो तरीके की मार्केट है अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी विच इज कॉल्ड द इक्विटी एंड डेट मार्केट। द डेट मार्केट इज द मार्केट वेयर डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये वो एसेट्स हैं दैट रिक्वायर अ फिक्स पेमेंट टू द होल्डर यूजुअली विद इंटरेस्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम कंसिडर करते हैं बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दोनों ही आ जाते हैं, या फिर मॉर्गेजेस। On the other hand, the equity market is a market for trading equity instruments. इसमें क्या आ जाती हैं, स्टॉक्स, सिक्योरिटीज जो कि अर्निंग्स और एसेट्स के बेस पे होती है। All securities quoted on a stock exchange and freely bought and sold on these exchanges can be issued only after obtaining approval of the capital market regulator, that is Securities and Exchange Board of India. Next is the stock exchange. The stock exchange in India serves as a market where financial instruments like stocks, bonds, and commodities are traded. As we all have heard the name of BSE and NSE, that is the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange, so we are quite familiar with the concept of stock exchanges. Basically, ये stock exchanges एक ऐसा platform है जहाँ पे buyers and sellers can come together to trade the financial tools during specific hours of any business day. इसके लिए जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंज का, इन्होंने रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस निकाले हैं, उसी के बेसिस पे ही सारी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट और डीलिंग्स होते हैं। द कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज वहां पे ट्रेड की जाती हैं, दोज कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज और उसी के बाद उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। देन नेक्स्ट इज द ब्रोकर्स। ब्रोकर्स एक्चुअली वो एजेंट होते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज के कैपिटल मार्केट्स में, but they are required to be approved by the capital market regulator, that is SEBI, and they can operate on the stock exchange. Brokers performs the job of intermediating between buyers and seller of security. जैसे रियल एस्टेट ब्रोकर्स होते हैं वैसे सिक्योरिटी एंड शेयर मार्केट ब्रोकर्स भी होते हैं। They help build up an order book, carry out price discovery, and are responsible for brokers' contract being honored. Equity and debt raisers. Companies wishing to raise the equity or debt, अगर किसी कंपनी ने अपने और शेयर्स और सिक्योरिटीज मार्केट में फ्लोट करने हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स एटसेट्रा मार्केट में फ्लोट करने हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, देन दे कैन अप्रोच अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर विद द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशंस एंड अ परफॉर्मर प्रोस्पेक्टस फॉर परमिशन टू रेज इक्विटी एंड डेट टू गेट देम लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ये सारा काम इक्विटी और डेट रेजर्स के थ्रू किया जाता है। Next category is about the investment bankers, merchant bankers. Merchant banks undertake a number of activities.
For example, undertaking the issue of stocks, fundraising and management. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या मर्चेंट बैंकर्स एक्चुअली वो एंटिटीज होती हैं जो कि आपका स्टॉक्स या शेयर्स को अंडरराइट करके अंडरटेक करके आगे सेल परचेज करने में हेल्प करते हैं. दे आल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज and counsel on mergers and acquisitions. They are licensed by the capital market regulators, that is SEBI. Next is the foreign institutional investors. Foreign institutional investors वो investors हैं जो इंडिया के ना होके भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं. तो वो इंडिया के लिए FIIs हो गए और जो वो इन्वेस्ट करते हैं उसे कहा जाता है FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अगर इंडिया का कोई बंदा या एंटिटी बाहर यूएस में इन्वेस्ट करेगी तो वो यूएस के लिए FII हो जाएगा. So basically, FII is an investor or investment fund that is formed or registered in a country outside of the one in which it is currently investing. These are the foreign-based funds authorized by the capital market regulators to invest in the Indian equity and the debt market through stock exchange. Then next comes the depositors. Depositories hold securities in DMAT form. इसमें आती है आपकी CDSL and NSDL. That is the National Security Depository Limited and the Central Depository Securities Limited. So they maintain accounts of the depository participants who in turn maintain sub accounts of their customer. इनका काम क्या होता है, जब भी शेयर्स की सेल परचेज होती है, बाइंग सेलिंग होती है, तो इन बिटवीन जो शेयर्स और पैसे को डिपॉजिट करके रखने का काम है वो इन डिपॉजिटरीज के पास होता है. दे एक्ट एज सच इंटरमीडियरीज. On instructions of the stock exchange clearing house, supported by the documentation, a depository transfers the security from the buyer to the seller's account in the electronic form. Mutual funds. म्यूचुअल फंड जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसा फंडिंग अरेंजमेंट है जिसमें बहुत सारे तरीके के फंड्स इन्वॉल्व होते हैं बाय अ नंबर ऑफ पर्संस. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट दैट पूल्स द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक, डेट एंड अदर सिक्योरिटीज. एक कॉम्बो बन जाता है म्यूचुअल फंड्स में. एंड इट इज अ लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. Mutual funds also requires the regulator's approval to start an asset management company, which is commonly called as AMC, and each scheme has to be approved by the regulator before it is launched. Then next comes the registrars. Registrars are those entities who maintain a register of share and debenture holders and the process share and the debenture allocation when issues are subscribed. Registrars too need regulators' approval to do the business. IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority. अब ये भी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरमीडियरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका काम है कि जब इंश्योरेंस से जो पैसा आता है उसे आगे उसने कैसे यूज करना है. Every sector of the country has a central body which determines the regulations for that particular sector to follow. So for insurance companies ये काम IRDA करती है. Both life insurance and general insurance companies fall under this body. Life insurance companies जो life insurance का बीमा करती हैं, जनरल इंश्योरेंस जो कि आपकी कमोडिटीज, कार्स, घर, ऑफिसेज एक्सेट्रा, इन सारी चीजों का जो बीमा करती है उसे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कहा जाता है. इट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट्स द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री. द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज ऑल्सो फॉल अंडर द IRD. नेक्स्ट इज द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कमोडिटी एक्सचेंज. जैसे मैंने आपको NSE और BSE का समझाया था, जिसमें हम शेयर्स या सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में शेयर्स और सिक्योरिटीज छोड़ के बाकी सारी कमोडिटीज एक्सचेंज ट्रेडिंग और उसकी बाइंग सेलिंग की जा सकती है. तो उस केस में इसमें कमोडिटी फ्यूचर्स इंक्लूडिंग बुलियन, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, एनर्जी, एग्री बेस्ड एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ये सारी कवर होती है. This exchange actually started its operation in November 2003 and they operate under the regulatory framework of SEBI only. This exchange basically focuses on promoting and providing the commodity value to participants with neutral, secure and transparent trade mechanism and formulating the quality parameters in trade regulation in conformity with the regulatory framework. So basically इसमें shares और securities को छोड़ के किसी भी टाइप की commodity की जो buying and selling and online trading होती है वो इस commodity exchange में govern की जाती है. So this brings us to the end of this chapter. Thank you very much and keep learning with us.